गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आज की जो 40 क्वेश्चन की क्लास है उस क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इक्रिसैट कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे इक्रिसैट का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है ये हैदराबाद भारत के अंदर स्थित है। आपसे पूछा जाए ये भारत के कौन सी जगह पर स्थित है, तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। आपके पास में जो चारों क्रॉप दी हुई है इन चारों क्रॉप में से एक फसल रबी की है और 3 फसल खरीफ की है। तो सबसे पहले अपन खरीफ की फसलों का चयन करते हैं। मूंगफली आपकी खरीफ की ऋतु की क्रॉप है, मक्का आपके खरीफ की ऋतु की क्रॉप है, अलसी की बात करें ये रबी की क्रॉप है, उसके बाद में धान की बात करते हैं ये खरीफ की क्रॉप है। तो यहाँ पर खरीफ के अलावा आपको जो आंसर चुनना था वो था आपका अलसी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। जो उत्परिवर्तन की बात करेंगे, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन का अर्थ होता है अचानक जो उत्परिवर्तन होता है। तो यहां पर देखिएगा एक होता है बहुगुणिता प्रजनन के लिए, उत्परिवर्तन प्रजनन के लिए, संकर ओज प्रजनन के लिए, और एक होता है मोलिकुलर प्रजनन के लिए। तो यहां पर प्रेरित उत्परिवर्तन का फसल सुधार में जो उपयोग है वो क्या कहलाता है, संकर ओज प्रजनन। ऑप्शन नंबर 3 है, ये क्या है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आइए दोस्तों, म्यूटेशन नामक शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो म्यूटेशन की बात करें, अभी पहले भी आपके एक क्वेश्चन आया, म्यूटेशन का अर्थ होता है उत्परिवर्तन। तो हुगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा ये दिया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोई भी जीन है या किसी भी संतति के अंदर उसके गुणों के अंदर जो अचानक परिवर्तन होता है उसको म्यूटेशन कहा जाता है, और इसके बारे में जो व्याख्या है वो हुगो डिवरीज के द्वारा की गई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, आपकी काफी बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली खरपतवार नाशी है। तो यहां पर खरपतवार नाशी के ऊपर अपन बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गेहूं की फसल में गेहूं को नष्ट करने के लिए आजकल आइसोप्यूटुरान की जगह सल्फोसल्फ्यूरान का यूज किया जाता है। अब गेहूं की फसल के अंदर इसकी जो डोज है, कितनी मात्रा के अंदर इसको यूज किया जाता है, तो यहां पर 20 से 30 ग्राम पर हेक्टेयर इसका खेत के अंदर यूज किया जाता है पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो यहाँ सल्फोसल्फ्यूरान मोस्टली किस फसल के अंदर काम में ली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी फसल है वो है आपके गेहूं की फसल। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो है मक्का प्लस अरहर सह फसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी है। दोस्तों यहां पर अपन डिस्कस करेंगे कि जब आप मक्का और अरहर की फसल को मिक्सड क्रॉप के रूप में लगाते हो, तो मिक्सड क्रॉप के रूप में लगाने के बाद में जैसे वहां पर मोस्टली कौन सा वीडिसाइड यूज करोगे। जैसे अकेला मक्का आता तो अकेले मक्के के अंदर सीमाजीन का यूज किया जाता, और यहां पर मक्का और अरहर यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं, इसलिए यहां पर किसका यूज किया जाएगा, आपके मेलेथियन का यूज किया जाएगा। तो आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है राइट आंसर उसमें ऑप्शन नंबर डी है आपका मेलेथियन। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, क्रोमोसोम पद प्रतिपादित किसके द्वारा गया। तो यहां पर अपन बात करेंगे जो क्रोमोसोम है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया। तो यहां पर अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम के अंदर आपने देखा होगा कि ये किसके द्वारा दिया गया। तो यहां पर अपन जो वाल्डेर आपके 1888 के अंदर जो साइंटिस्ट है ये उसके द्वारा दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदली जाती है। तो गुणसूत्र की देखिएगा जो संरचना होती है, गुणसूत्र की संरचना मुख्य रूप से किसके द्वारा बदली जाती है। तो गुणसूत्र की जो संरचना है इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा गुणसूत्र की जो संरचना है, गुणसूत्र की संरचना के बारे में अपन बात करेंगे। ये देखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हुआ है। तो यहां पर गुणसूत्र की जो संरचना है उसके अंदर पहला है आपका एक है विस्थापन के द्वारा, न्यूनता के द्वारा, द्विगुणन के द्वारा और उपरोक्त सभी।
तो गुणसूत्र की संरचना के लिए विस्थापन, न्यूनता और आपका द्विगुणित सभी इसके अंदर क्या है, उत्तरदायी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए। तो जो आलू होता है, आलू के अंदर जो पत्तियां हैं, पत्तियों की जो कटाई है वो क्यों कर दी जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आलू है, आलू के अंदर पत्तियों की कटाई इसलिए की जाती है कि सर्वोत्तम प्रकार का सीड प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, बड़े कंद प्राप्त करने के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा आलू की पत्तियों की जो कटाई है वो गुणवत्ता युक्त सीड प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? तो संकर जो ओज होता है, संकर ओज का जो अधिकतम दोहन होता है वो किसके द्वारा होता है? संश्लेषित किस्मों के लिए, मिश्रित किस्मों के लिए, संकर किस्मों के लिए और बहुरेखित किस्मों के लिए। तो यहाँ संकर ओज का अधिकतम दोहन होता है वो होता है दोस्तों संकर किस्मों के लिए इसका दोहन किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है। तो आपको जब मैंने सीड के बारे में आपको टॉपिक लिया, सीड के टॉपिक में अपन बात कर रहे थे कि जो बीज होता है, बीज की जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है, बीज की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों 4 प्रकार के बीज अपने पास होता है। पहला होता है न्यूक्लियस सीड, एक होता है ब्रीडर सीड, एक होता है फाउंडेशन और एक आता है सर्टिफिकेट। तो यहां पर अपन बात करेंगे जो बीज की प्रारंभिक जो अवस्था है उसको अपन नाभिकीय या न्यूक्लियस सीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल क्या है, आपका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा बीज जीवितता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर अपन बात करेंगे बीज जीवितता जो परीक्षण होता है, एक होता है बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, एक होता है बीजों की जीवन क्षमता। तो जीवितता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर टेट्राजोलियम के द्वारा यह टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा बीजों की आनुवांशिक शुद्धता को ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है जिसको जीओटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जीवितता के लिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है टेट्राजोलियम परीक्षण है वो यहां पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर देखिएगा, संकर धान में नरबद्ध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हेतु उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। तो यहां पर देखो बहुत गजब का क्वेश्चन है। आपने जैसे आइसोलेशन डिस्टेंस पढ़ा होगा, दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी रखी जाती है उस दूरी को अलगाव दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे आपका राइस का एक खेत ये है, राइस का एक खेत ये है, यहां पर आपने ए वैरायटी उगाई है, यहां आपने बी वैरायटी उगाई है और आपने हाइब्रिड राइस यहां पर लगाया है। तो इस खेत से इस खेत की जो दूरी है उस दूरी को अलगाव दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो संकर धान लेते हो तो उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो कम से कम 2 मीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है, खेती की एसआरआई विधि किस फसल से संबंधित है? बहुत गजब है, गजब का क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। SRI, ठीक है, सिस्टेमेटिक राइस इंटीग्रेशन होता है जिसकी जो सीड रेट है वो 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से काम में ली जाती है। और ये जो विधि है मोस्टली किस फसल के अंदर अपनाई जाती है? आपके ये धान की फसल में अपनाई जाती है। और कई बार यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ रहता है श्री विधि किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों श्री विधि किस फसल से संबंधित है? आपके धान की फसल से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, प्रजनन बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग में लिया जाता है? तो यहां पर अपन बात करेंगे जो आपका ब्रीडर सीड होता है, ब्रीडर सीड के लिए किस प्रकार का टैग काम में लिया जाता है? तो मैं बताना चाहूंगा जैसे आपका जो नीला है, नीला आपके प्रमाणित बीज में काम में लेंगे, आधार बीज में व्हाइट काम में लेते हैं, और पीला और जो सुनहरा है ये आप प्रजनक सीड के अंदर काम में लेते हो जिसे ब्रीडर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है ऑप्शन नंबर डी है, पीला या सुनहरा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्यवसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज कौन सा है? व्यवसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला जो सीड है वो कौन सा है? तो यहां पर अपन बात करेंगे, देखिएगा जो किसानों को बांटा जाने वाला बीज है वो कौन सा आपका प्रमाणित, जिसे सर्टिफाइड बीज के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर कैसा टैग होता है? नीले रंग का टैग होता है। बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसानों को वितरित किया जाने वाला जो बीज है वो कौन सा? वो है आपका प्रमाणित बीज। इसके ऊपर किस प्रकार का टैग होता है? तो वो ये टैग कैसा है? आपका नीला टैग है इसके ऊपर।
उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, मर्दा जल को धारण करने वाला बल है। तो यहां पर अपन बात करेंगे मर्दा जल को धारण करने वाला जो जल है, बल है, उस बल की बात करेंगे। एक होता है संसर्जन, एक होता है आसंजन। तो यहाँ संसर्जन और आसंजन दोनों जो बल होते हैं, ये मर्दा के जल को क्या करते हैं, धारण करते हैं, उसको सोखते हैं और सोख कर अपने अंदर रखने की उसमें कैपेसिटी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 संसर्जन और आसंजन दोनों इसके अंदर राइट आंसर होंगे। दोस्तों उसके बाद में देखिएगा लवणों से प्रभावित मर्दा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम होती है वह कहलाती है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, यहां पर लवण से प्रभावित मर्दा जिसमें सोडियम विनिमय, तो यहां पर सोडियम विनिमय जो होती है वो 15 से कम होती है। जैसे आपने देखा होगा आपकी पहली जो मर्दा थी लवणीय मर्दा, लवणीय मर्दा की विद्युत चालकता 4 से ज्यादा थी, पीएच मान 8.5 से कम था और विनिमयशील सोडियम की मात्रा जो है वो भी कितनी थी आपकी 15 से कम थी। उस मर्दा को लवणीय मर्दा कहते हैं। जबकि सारी मर्दा के अंदर अपन बात करेंगे विद्युत चालकता 4 से कम है, पीएच मान 8.5 से ज्यादा है और विनिमयशील सोडियम की मात्रा क्या है आपके 15 से अधिक है, वो मर्दा क्या है, सारी। और लवणीय सारे मर्दाओं में तीनों चीजों की मात्रा क्या थी दोस्तों, अधिक थी। तो यहां पर जिस मर्दा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से कम है वो मर्दा क्या कहलाती है, सारी, ये लवणीय मर्दा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है इसका क्या है आपके राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर डिस्कस करेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहां पर देखिएगा जिप्सम जो है, जिप्सम के फॉर्मूले की बात करते हैं, CaSO4 .12H2O, CaSO4 .12H2O और CaSO4 2H2O। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। जिप्सम में कैल्शियम होता है 29 पॉइंट आपके 2 होता है और उसके अलावा जो सल्फर है, सल्फर की अपन बात करेंगे 18.4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आनी चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सके। उसके बाद में देखिएगा मार मिट्टियां किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मार मिट्टियां जो है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, गोरखपुर के क्षेत्र में, फैजाबाद के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में और कानपुर के क्षेत्र में। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल आपके लिए थोड़ा साइड का क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं आता। जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर मार मिट्टियां पाई जाती है। एक आता है दोस्तों सामान्य मर्दा का CN अनुपात कितना है, कार्बन अनुपात जो होता है सामान्य मर्दा का, और यहां से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो यहां पर देखिएगा 10:1, 15:1, ठीक है, जो कि गलत है, 20 वो भी गलत है, 30:1 वो भी गलत है। तो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर जो है वो कौन सा है आपका 10:1। सामान्य मर्दा का CN अनुपात कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है वो कितना है आपका 10:1 है। सारभूमि में का जो पीएच है वो कितना है, तो दोस्तों देखिएगा सारभूमि का जो पीएच है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका 6, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है 6, एक है 7, 8 और एक है 9, जिसमें से जो 8 है वो सबसे बेस्ट आंसर है। तो यहां पर जो सारभूमि का पीएच मान होगा वो कितना होगा, 8 होगा ऑप्शन के लिहाज से। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर देखिएगा निम्नलिखित में से किस हरी खाद को सारे भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है। कुल मिला के सारे भूमियों में, सारे भूमि की जो उसको बैलेंस करने के लिए, उदासीन करने के लिए किस हरी खाद को उगाना चाहिए। जैसे सनई दे रखा है आपके, एक दे रखा है आपका ढेंचा, गंवार और लोबिया। इनमें से देखो सबसे सर्वोत्तम जो हरी खाद के लिए जो फसल है वो कौन सी है आपके, वो है आपकी ढेंचा। आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा 29 सितंबर की आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने के लिए अपने YouTube चैनल के ऊपर जितनी भी आपको लाइव क्लास दी जाती है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्वेश्चन सॉल्यूशन के माध्यम से, इनको आप रेगुलर आपको इनको क्लियर करते रहिएगा और आप हमारे से लगातार जुड़े रहोगे तो आपको क्या है 29 सितंबर से जो आपका एग्जाम डे है उससे अपन बांध के रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप जुड़े रहे और आपकी ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी आ सके। उसके बाद में अपन बात करेंगे तो यहाँ 20 जो आपका 3 का जो क्वेश्चन था उसके अंदर सारे भूमि के सुधारने के लिए ढेंचे की फसल को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 जो है, 24 नामक क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है। तो मैं आपको दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जैसे जस्ता है,
जस्ते की कमी से धान की फसल में खैरा रोग होता है, या तराई वाले क्षेत्रों के अंदर धान के अंदर क्या होता है, जिंक की कमी से उसमें खैरा रोग होता है। तो यहाँ पर जो क्लियर दे रखा है गेहूं, तारामीरा, धान और मूंग, तो यहाँ पर धान की फसल जस्ते से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। 24 का जो आंसर नंबर है आपका सी। उसके बाद देखिएगा मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर कितना है। तो मृदा परीक्षण के आधार पे अपन बात करेंगे मृदा के अंदर जो सल्फर का जो क्रांतिक स्तर है वो कितना होता है, ये होता है आपका 10 ppm। पीपीएम की बात करेंगे पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं 26 के अंदर एमाइड नत्रजन रूप से उर्वरक में पाया जाता है। तो एमाइड जो है कौन सा नाइट्रोजनधारी उर्वरक है वो मृदा के अंदर या जो एमाइड के रूप में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर जैसे यूरिया जो है, यूरिया एमाइड का भाग है और यूरिया जो है एमाइड के रूप में अवेलेबल होता है, जिसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है आपका 46% इसके अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से वर्दी प्रवर्तक है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें वर्दी प्रवर्तक को ढूंढना है। तो वर्दी प्रवर्तक के लिए अपने को देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सेकंड इथाइलिन, कार्बोनेट और एक आता है कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की अपन बात करेंगे, ये क्या है आपका एक प्रकार का ग्रोथ रेगुलेटर्स है, वर्दी प्रवर्तक है, इसलिए यहाँ आपका 27 नामक जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल इसमें क्लियर होगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। तो जो नाइट्रीकरण है, नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है अवकरण, जल विघटन, ऑक्सीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रीकरण की एक प्रक्रिया जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है इसका राइट आंसर है। थोड़े से बायोलॉजी के क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं ताकि थोड़ा सा आपका सरल जटिल दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बना रहे। उसके बाद में देखिएगा 29 के अंदर बहुत गजब का क्वेश्चन है, ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण क्या है। तो ऊसर मृदा सतह के ऊपर जल ठहराव का जो कारण है, पहला विक्षेपण, एक आता है समुच्चयन, एक आता है उन्नीपिंडन और इनमें से कोई नहीं। तो मृदा सतह पर जल ठहराव का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है दोस्तों, आपका उन्नीपिंडन। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है इसका राइट आंसर है। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर क्या दोगे आप, उन्नीपिंडन उसका आंसर दोगे। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा सोना के नाम से किस फर्टिलाइजर को जाना जाता है, एक आता है अमोनियम नाइट्रेट, एक आता है यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहां पर अपन बात करेंगे जो आपको यूरिया है, आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मत जाना, ये किसान खाद है। सोना के नाम से किस फर्टिलाइजर को जाना जाता है, उसमें यूरिया क्या है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की बात करेंगे, उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ जमीन में बदलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेजर्टिजेशन, एक है डेजर्टिफिकेशन, एक आता है उपरोक्त दोनों और एक है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा डेजर्टाइजेशन एक आता है, डेजर्टिफिकेशन एक आता है, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कुल मिला के उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ जमीन में बदलने की जो क्रिया है उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे, डेजर्टाइजेशन। ठीक है, इसको अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट ये सॉरी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है डेजर्टिफिकेशन, इसका क्या है राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, जैविक नत्रजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला एलिमेंट्स कौन सा है। तो जैविक जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें बेनिफिट पहुंचाने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है, देखिएगा मैग्नीशियम, जिंक, ऑप्शन नंबर 3 है मैग्नीज और एक है आपका मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम की बात करेंगे, जो एमओ है ये वास्तव में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, नाइट्रोजन एंजाइम संबंधित है। जो नाइट्रोजन एंजाइम है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर आप जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा जो आपका नाइट्रोजन एंजाइम संबंधित है वो है नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से, नाइट्रोजन के अपचयन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से और नाइट्रोजन अवशोषण से। तो यहाँ नाइट्रोजन एंजाइम संबंधित है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 34 है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जलमग्न मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है।
तो यहाँ पर अपन बात करेंगे निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जलमग्न मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है। उसके अंदर अपन बात करेंगे, उसके अंदर पहला है आपका क्लोरोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और रेडियोबैक्टर। तो मैं बताना चाहूंगा कौन सा जीवाणु जलमग्न मृदाओं में, क्लोरोस्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है वो जलमग्न मृदाओं के अंदर सर्वाधिक क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ 4 कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आइए। गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जो जीन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा 36 के अंदर गेहूं के अंदर बोनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है नोरिन-10 है, डिजूजीन है, ओपेक-2 है। तो यहाँ पर देखिएगा नोरिन-10 गेहूं का जीन है, डिजूजीन आपके धान का जीन है, उसके अलावा ओपेक-2 किसका जीन है, आपका मक्का का जीन है। तो मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर जो आपका एनी बोरलॉग है, इस एनी बोरलॉग ने 1960 के अंदर क्या क्या इसने इसकी खोज की थी और ये क्या है, गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है जिससे चारे का प्रोडक्शन कम होता है लेकिन दाने का प्रोडक्शन क्या है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके लिए मुख्य उत्तरदायी जीन ये है। नेक्स्ट देखिएगा 37 के अंदर अपन बात करेंगे। 37 सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं। कुल मिला के वे सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वो क्या कहलाते हैं, थर्मोफिल्स, मीजोफिल्स, साइक्रोफिल्स और इनमें से कोई नहीं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर के ऊपर वृद्धि को दर्शाते हैं साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद अपन बात करेंगे कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन है। तो कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन की अपन बात करेंगे। कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन में से अपन बात करेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कैल्सीकरण के लिए उत्तरदायी विटामिन जो होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, आपका विटामिन डी होता है। साथ ही मैं आपको सूचना देना चाहूंगा जो भी विद्यार्थी अपनी क्लास को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी जो पहले 1-2 साल पहले कक्षा 12 पास कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा कि आगामी कुछ समय के अंदर कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आने वाली है। जितने भी विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहते हैं वो अराइज स्टडीज का गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और मात्र 1999 रुपए में अपनी जो कक्षाएं हैं उनको से आप ले सकते हो। मात्र जो आपका एक ही जो उद्देश्य है सुपरवाइजर बनना, तो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो कृषि पर्यवेक्षक के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी से जुड़िएगा ताकि आने वाले समय में कृषि पर्यवेक्षक आप बने। दूसरी चीज, अपना जो अराइज स्टडीज के नाम से यूट्यूब चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपना स्टडी मटेरियल ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो यहाँ 30 जो 8 क्वेश्चन था उसमें विटामिन डी है आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो संबंध है वो किससे है। क्वेश्चन नंबर 1 केवल प्रकाश संश्लेषण से, क्वेश्चन नंबर 2 है केवल श्वसन से, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन से और इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका संबंध केवल किससे है, आपके केवल रेस्पिरेशन से है। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। एक आता आपका जो पॉलीसेकेराइड की संरचना बनती है, तो पॉलीसेकेराइड की जो संरचना है वो किसके द्वारा बनती है। यहां अपन बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की संरचना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शर्करा के द्वारा, आरएनए के द्वारा, लिपिड्स के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो ये बनती है आपकी शर्करा के द्वारा। इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के थे, बहुत गजब के क्वेश्चन थे। आने वाले एग्जाम के अंदर हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब नई क्लास के अंदर मॉर्निंग के अंदर अपन किसी नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, मॉडल पेपर के साथ मैं फिर से सुबह 8 बजे आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। जय राइज, जय किसान।